Swayam Prabha. Digital India. Educated India. बौद्धिक संपदा अधिकार के परिचयात्मक सत्र में आपका हार्दिक स्वागत। हम जब बौद्धिक संपदा अधिकार ये बोल देते हैं तो उसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, 3 शब्द आ रहे हैं, बौद्धिक संपदा और अधिकार। जब हम संपदा बोलते हैं तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली तुरंत जैसे कार आ जाएगा या हवेली आ जाएगा, एंड फिर हम सोचते हैं कि बस इससे हम संपत्ति, पैसे खरीद सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, और फिर इस पैसे से हमें मान्यता, समाज में एक मान्यता मिल रही है, हमको एक सुकून मिल रहा है। बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये संपदा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बौद्धिक संपदा के बारे में बात कर रहे हैं। हम सोचते रहते हैं, ये बुद्धि है, तो हम हमेशा सोचते रहते हैं। एक दिन में एक आदमी, ऐसे बोला जाता है कि 60,000 बार सोचता है। नाउ ये जो सोच है, इसको अगर हम सही तरीके से, सही मायने से उसको ले लें, उसका यूज़ करें, तो हम बौद्धिक संपदा निर्माण कर सकते हैं, उसका निर्मिति कर सकते हैं। अभी इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। इलॉन मस्क एक बार कार से जा रहे थे और उनको क्या हो गया कि ट्रैफिक में फंस गए, तो उनको लगा कि अरे इसमें टनल हो जाता तो मैं ट्रैफिक से बच जाता। बस इस सोच से उन्होंने कंपनी चालू की और वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गए। ऐसे ही हम सोचते रहते हैं, अगर ये सोच हम सही तरीके से उसका प्रयोग करके कुछ निर्मिति करें तो हम भी ऐसे कुछ अलग कर सकते हैं और उसमें बौद्धिक संपदा अधिकार का निर्माण कर सकते हैं। अभी हम जब संपदा बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि उसमें चल संपत्ति है, एक मूर्त संपत्ति है, एक अमूर्त संपत्ति है। ओके, और अगर ये मूर्त है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि कुछ चल है, कुछ अचल है। ये हमारा एक नॉर्मल, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग ये संपत्ति के बारे में है। चल संपत्ति, आप बाइक ले लीजिए, कार ले लीजिए, आप ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले सकते हैं। आप अगर बंगलो या हवेली ले लीजिए, आप वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले नहीं जा सकते, वो एक जगह पे स्थिर है, अचल है। तो चल अचल संपत्ति। और दूसरा क्या है कि अगर वो सपोज़ मैं अगर ये बुक ले लूँ, ये ले रही हूँ, मैं इसको टच कर रही हूँ, मैं इसको इसको मैं देख रही हूँ, इसको मूर्त स्वरूप में है, मैं इसको देख रही हूँ। बट अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है शायद ही वो आप नहीं सोच सकेंगे, या आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये और कोई देख नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, अमूर्त है। ना ये जो अमूर्त जो सोच हमारे दिमाग में चल रही है, उससे हम बौद्धिक संपदा निर्माण कर सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं हम कि हम ये सोच अगर सही तरीके से जाए, हम सोच रहे हैं उसको हम ठीक से लिख दें और उसको नोट कर दें, तो हम उसको लेके कुछ प्लानिंग करके हम बौद्धिक संपदा तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा और हम उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है लैरी पेज एंड ब्रेन, गूगल के फाउंडर्स हैं। ये जो 2 दोस्त हैं, ये 1997 अराउंड वो दोनों अपने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपना प्रोजेक्ट कर रहे थे, पीएचडी का ना। उसमें उन्होंने क्या किया, एक पेज रैंकिंग एल्गोरिदम तैयार कर लिया ना। ये जो पेज रैंकिंग एल्गोरिदम है, अब सोच लीजिए दोनों हैं, पीएचडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक विश्वविद्यालय में हैं, और उन्होंने क्या किया, एक एल्गोरिदम डेवलप कर दिया, एक पेज रैंकिंग का एल्गोरिदम तैयार कर लिया। नाउ ये जो पेज रैंकिंग का एल्गोरिदम है उसका
बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत उस कायदे अनुसार उसका उन्होंने एक पेटेंट ले लिया। पेटेंट आपने शायद सुना होगा, तो उसका पेटेंट स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने ले लिया। ना ये जो पेटेंट है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो पेटेंट है, जब इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का उसमें वो जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसको जब बाद में गूगल तैयार हो गया, गूगल कंपनी उन्होंने तैयार कर दिया। वो एक स्टार्टअप था पहले 97 में, आज 2025 में एक बड़ा कंपनी है। नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, हमको ये पता है। अब जब ये रिसेंटली जब इन्होंने स्टैनफोर्ड ने अपना पूरा जो शेयर था वो मार्केट में वापस कर दिया या गूगल को वापस कर दिया, उसका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को कितना मुनाफा हो गया है उससे, उनको ऑलमोस्ट 3000 करोड़ रुपए एक पेटेंट से मिले। कितना? 3000 करोड़ रुपए। तो एक पेटेंट एक विश्वविद्यालय को, कि जिसका उसमें बहुत ही छोटा सा पार्ट है, उसमें बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, इतना संपत्ति देके गया है। तो ये जब हम बौद्धिक संपदा निर्माण कर सकते हैं तो उससे इतना बड़ा संपत्ति हमको मिल सकता है। अभी देख लीजिए, ये आकाश का आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। ये आकाश मनोज, ये 13 साल का था। उसमें क्या हो गया, घर में उसने उसके ग्रैंडफादर का साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से सैड डिमाइस हो गया। ओके, अभी ये देख के आकाश के दिमाग में चला, अरे ये तो बहुत लोगों के साथ ऐसे हो सकता है, तो क्यों ना मैं उसके ऊपर काम करूं। आकाश ने इस प्रॉब्लम के ऊपर, इस समस्या के ऊपर काम करना चालू कर दिया। उसकी उम्र थी खाली 13 साल, और फिर उसने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लिया, एक आविष्कार बना दिया। उसका नाम उसने लग दिया कार्डियोप्टर। उसका नाम क्या रखा उसने? कार्डियोप्टर। ये जो नाम है कार्डियोप्टर, ये एक मशीन है, और ये मशीन अगर आप हाथ में लगा लेते हैं तो अपने आप वो, अगर हार्ट अटैक आने वाला है तो उससे पहले ही उस पर्सन को पता चलेगा, और वो जो भी ज़रूरत प्रिकॉशन लेना है वो इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। 13 साल की उम्र है। आप थोड़ा सा ये वीडियो देख लीजिए तो आप समझ लेंगे कि हाउ आकाश ने ये जो आविष्कार किया है वो उसने कैसे किया। The concentrations of these cardiac biomarkers keep increasing abysmally. My device is solely based on this idea. The key is that these cardiac biomarkers are found in one of the earliest stages of a heart attack, when someone is almost so sure to survive if they can get prompt care. And here's how my device works. A silicone patch is worn around your wrist or placed near your chest. Without having you prick your skin for a biomarker blood test, this patch can spot, isolate, and track a heart attack specific biomarker called HFAB. तो अभी इसको, ये जो आकाश का जो आविष्कार है उसके लिए हमारे इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से उसको नवाजा गया है, उसको पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है ये किसकी वजह से हो गया? वो जो एक विचार उसके मन में आ गया, उस विचार को उसने काम करके एक मूर्त स्वरूप में एक कार्डियोप्टर नाम का आविष्कार कर दिया। और वो आविष्कार अब समाज के काम के लिए समाज को मदद कर रहा है। किसी भी पर्सन को अगर डायबिटीज़ है, उसमें साइलेंट हार्ट अटैक आने का चांसेस होता है, तो वो पर्सन ये अगर लगा देते हैं तो शायद ये अर्ली इंडिकेशंस हमको समय से पहले ही ये जानकारी दे सकता है। ठीक है, तो ये है आकाश का एक एग्जाम्पल, एक आपने देख लिया। नाउ ये जो बात अभी हमने की कि बौद्धिक संपदा अधिकार संपदा है, उससे पैसे बन सकते हैं। गूगल का एक एग्जाम्पल ले लिया, हाउ लैरी एंड पेज ने कैसे एक पेज रैंकिंग एल्गोरिदम से एक बड़ा कंपनी बना दिया। ये आकाश ने अपने मेहनत से एक आविष्कार कर दिया
जो अभी हम सब यूज़ कर सकते हैं, और फिर भी अभी भी वो उसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चल देते हैं कि जब हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं तो उसमें बहुत सारा प्रकार आते हैं। तो 8 प्रकार है इसमें। कौन कौन से 8 प्रकार है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, भौगोलिक संकेत, अर्धचालक लेआउट डिज़ाइन जो हम सेमीकंडक्टर लेआउट डिज़ाइन बोल देते हैं, व्यापारीय रहस्य, फिर कॉपीराइट, और फिर किसानों के कुछ अधिकार हैं। तो वो किसानों के अधिकार या पौधों में कुछ आप बदलाव लेके आते हैं तो उसके लिए आपको जो अधिकार मिल लेते हैं, तो उसके लिए भी अलग कायदा बनाया है और आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 8 प्रकार हैं बौद्धिक संपदा अधिकार के, 8 टाइप्स जो है, तो हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में थोड़ा सा आगे जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, पेटेंट क्या है। तो सपोज़ आप देख लीजिए कि मैं बोलूँ कि ये एक बॉक्स आप देख सकते हैं, उसमें फोटोन पावर करके लिखा है, एक गैजेट है, या आपके पास ये लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा, आप उसमें ये वीडियो सेशन देख रहे हैं ना। इसमें अब जब आविष्कार करते हैं तो वो जो आविष्कार हैं वो आविष्कार आप पेटेंट के कायदे अनुरूप उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो है पेटेंट। आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं कि ये ट्रेडमार्क क्या है। अब मैं 2-4 वर्ड बोल देती हूँ, अब देख लीजिए आपके दिमाग में क्या आ जाता है। बाटा, टाटा, रिलायंस, टेस्ला। तो ये जब मैं वर्ड्स बोल लेती हूँ तो क्या हो गया, एक वर्ड 007, इमीडिएटली आपके सामने वो कैरेक्टर 007 जेम्स बॉन्ड इमीडिएटली आपके सामने आ गए। या फिर हमने बाटा बोल दिया जहाँ तो फुटवेयर का एक शॉप आपके सामने आ गया, या फिर मैंने बोल दिया कि बाटा, ये टाटा बोल दिया, किसी ने सोच लिया होगा कि भाई टाटा नमक है, किसी ने सोच लिया होगा ताज विवांता है। तो इमीडिएटली एक वर्ड आपको एक एम्पायर के बारे में, एक जो पूरा टाटा का जो पूरा उसका कंपनीज़ है उसके बारे में याद दिलाता है, और भी कुछ उसके वैल्यूज़ और भी कुछ उसके कैरेक्टर्स आपको इमीडिएटली ध्यान में आ जाते हैं। तो एक वर्ड, एक शब्द, एक नंबर, हाँ, ये सब आपको क्या कर देता है, एक कोई कंपनी के बारे में जानकारी दे देता है। तो वो क्या है, वो ट्रेडमार्क है। और जो पहले हमने क्या बोला कि आपका मोबाइल है, उसमें कुछ स्पेसिफिक आपका एप्लीकेशन है, तो वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन, वो जो आविष्कार है, वो हम क्या करते हैं, पेटेंट से उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं मतलब क्या करते हैं, वो थोड़ी देर में हम थोड़ा सा पेटेंट के बारे में और जानकारी दे लेंगे, तो हम उसके लिए उसका बात करेंगे। पेटेंट ध्यान में आ गया, अभी ट्रेडमार्क ध्यान में आ गया, थोड़ा आगे चल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कॉपीराइट ना। आप देख सकते हैं इधर, ठीक है, एक ड्रामा चल रहा है, हाँ, आप और कुछ चीज़ें मैं बोल देती हूँ। आप मूवी देखते हो, हाँ, आप बुक्स पढ़ते हो, राइट, ये बुक्स है, आप बुक्स पढ़ लेते हो, आप यूट्यूब के वीडियोस देख लेते हो, आप फोटोग्राफी कर लेते हो, आप स्कल्पचर्स बनाते हो, राइट, शिल्प बनाते हो, हाँ, ये जब सब आप बनाते हो, या फिर आप कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस देख लेते हो, कुछ मॉन्यूमेंट्स देख लेते हो, राइट, ये क्या है एग्जैक्टली जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हैं, या फिर कुछ बुक्स आपने बुक्स पढ़ रहे हो, यूट्यूब है, ये जो आप देख रहे हो, या फेसबुक पे आप कुछ लिख रहे हो, हाँ, या फिर किसी का या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, राइट, ये जो सब आप देख रहे हो, ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो सृजनात्मक एक पर्सन, एक आदमी, ये जब सब तब तैयार कर लेता है, ये अपने आप हो जाता है, राइट, ये जो है इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसको हम कॉपीराइट से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो पहले पेटेंट है वो आविष्कारों के लिए है, दूसरा मैंने बोल दिया कुछ वर्ड्स हैं
कुछ नंबर्स है, कुछ शब्द है, वो क्या करते हैं, एक एम्पायर के बारे में हमको जानकारी देते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, आप फोटोग्राफी करते हो, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जैसे मूवी है, ये ड्रामा है, बुक्स हैं, हाँ, ये सब पढ़ते हैं आप, तो ये सब क्या है, ये सब आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, कॉपीराइट तहत प्रोटेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे आपने सुना होगा, मतलब कि चेतन भगत बोल दिए कि अरे 3 इडियट मूवी ये मैंने लिखा हुआ था, तो वो चल रही थी ना बात उस समय पे। तो ये क्या है कि एक बुक है, उससे कोई मूवी बना दिया। या हैरी पॉटर का एक आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जेके रॉलिंग, राइट। तो जेके रॉलिंग ने वो बुक लिखी है, उससे वो मूवीज़ बनाए। ये सब क्या है, ये सब है कॉपीराइट, ठीक है। या फिर आप जब स्कूल में या कॉलेज में या आपके टीचर है ये रिसर्च कर लेते हैं, तो उसके वो रिसर्च पब्लिकेशंस कर लेते हैं। ऑल ये जो रिसर्च पब्लिकेशंस है वो कॉपीराइट के दायरे में आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे चल जाते हैं। यू कैन जस्ट सी डिफरेंट, बहुत अलग अलग कार डिज़ाइंस आप देख रहे हो। तो ये डिज़ाइंस क्या हो गया, आपके नेकेड आइज़ को, आपके आँखों से आप वो देख सकते हो, राइट। बहुत सुंदर से वो डिज़ाइंस बनाते हैं, हाँ। तो ये जो डिज़ाइन है, हाँ, कार का डिज़ाइन है, या फिर आपके हाथ में मोबाइल है उसका एक डिज़ाइन है, या फिर आप जिस चेयर पे अभी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, उस कुर्सी का एक डिज़ाइन है, हाँ। या आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और आप आँखों से देख सकते हैं कि अरे ये क्या डिज़ाइन है। या फिर आप देख लीजिए, आप कोई मॉल में जाते हो और एग्जैक्टली जब बिलिंग काउंटर की तरफ जाते हो तो कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों अट्रैक्ट कर लेती है? बिकॉज़ वो पैकेजिंग आपको अच्छा लगता है। आपको ज़रूरत शायद नहीं है उसकी, बट उसका पैकेजिंग आपको एक अट्रैक्ट कर रहा है, या उसका या कलर अट्रैक्ट कर रहा है, या एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। उससे आप क्या कर रहे हैं, आप वो ले लेते हैं। ज़रूरत नहीं है फिर भी आप ले लेते हो। ये क्या है एग्जैक्टली? ये है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, औद्योगिकी डिज़ाइन। जो डिज़ाइन हम आँखों से देख सकते हैं और उसको औद्योगिक दुनिया में उसका ज़रूरत है। जैसे मैं दुकान में जा लूँ, एक फ़ैन ख़रीदना है मुझे, राइट, तो मैं बहुत सारा फ़ैन्स है बट स्पेसिफिकेशंस भी मेरे लिखे हुए हैं, बट मैं पर्टिकुलर ही फ़ैन ख़रीद के लेके आती हूँ। उसमें उसका कलर भी रहता है, हम सोच लेते हैं ना उसका कलर ठीक है क्या, उसका लुक ठीक है ना, मेरे हॉल में वो ठीक दिखेगा ना। ऑल ये जो सोचते हैं एक्सटर्नली जो दिख रहा है वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, औद्योगिक डिज़ाइन। ये हो गया चौथा बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रकार, ठीक है। क्या क्या है? पेटेंट जो आविष्कारों के लिए है, ट्रेडमार्क है, एक वर्ड है, एक नंबर है, एक लेटर है, वो क्या कर रहा है, एक एम्पायर के बारे में बात कर रहा है। तीसरा मैंने बोला कॉपीराइट, मूवी आप देखते हो, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये सब जो है उसमें क्या आ रहा है, कॉपीराइट आ रहा है। एक उसका एक्सप्रेशन है, राइट, वो कॉपीराइट है। चौथा मैं क्या बोल रही हूँ कि औद्योगिकी डिज़ाइन, ये कार डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, और मैंने आपको आपके चेयर के बारे में बोल दिया, आपके रूम में बहुत सारी चीज़ें, आपके मॉल में आप जाते हो तब क्या हो जाता है बोल दिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आप इधर देख सकते हैं कि भारत में हर एक भौगोलिक जगह के अनुसार एक कुछ स्पेशलिटी है, कुछ इम्पॉर्टेंट उसका प्रोडक्शन है, एक उसका इम्पॉर्टेंट ऑफरिंग्स है। इन शॉर्ट देख लीजिए इधर, यू कैन सी कि मैसूर की अगरबत्ती है, या फिर कश्मीर की पश्मीना शॉल है, या रत्नागिरी से हाफूस मैंगो है, राइट, आम है, राइट। तो ये जो सब स्पेशलिटी है जगह, भौगोलिक जगह से जुड़ी हुई है, तो उसको क्या कहते हैं, भौगोलिक संकेत। मैं अगर बोल दूँ, कुछ वर्ड्स में बोल देती हूँ, आप देख लीजिए। मैं बोलती हूँ कोल्हापुरी चप्पल, सोलापुरी चद्दर, पश्मीना शॉल, कांजीवरम सिल्क, चंदेरी साड़ी। ये क्या हो रहा है, इमीडिएटली आप भारत के उस कोने में जा रहे हैं, दार्जिलिंग टीम पहुंच गए अब दार्जिलिंग, राइट। मतलब क्या हो रहा है, भौगोलिक जो एक संकेत, वो एक जो है वो क्या दे रहा है, एक भौगोलिक संकेत दे रहा है। तो ये जो चीज़ है उस
एरिया, उस भौगोलिक जो ये है उसका स्पेसिफिक प्रोडक्शन है, तो वो क्या है कि भौगोलिक संकेत ये एक अलग से बौद्धिक संपदा अधिकार है। उड़ीसा या वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, ठीक है। तो ये सब क्या है कि उस स्पेसिफिक जगह का स्पेशलिटी है, तो उसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेत, ठीक है। 5 हो गए। अब नेक्स्ट, व्यापारीय रहस्य। रहस्य तो हम सबके पास है, बहुत सारे रहस्य, बट हमारा कौन सा रहस्य हम बात करें, व्यापारीय रहस्य। मतलब क्या है कि हम जब व्यापार करते हैं तो उस व्यापार के लिए कुछ सीक्रेट्स, कुछ रहस्य रहते हैं, जैसे कि कस्टमर का लिस्ट भी रह सकता है, या फिर कोई फॉर्मूला रह सकता है, या फिर उसका एक स्टेप्स रहेंगे या रेसिपी रहेगी। तो अगर वो हम फॉलो करेंगे तो जिस हिसाब से जाना चाहिए, अगर उस हिसाब से ही चलेंगे तो ही वो हो सकता है। तो कोका कोला का स्टोरी आपने शायद सुना होगा। वो बोलते हैं हम 4 भाई एक विमान में कभी भी हम नहीं जाते, अगर प्लेन क्रैश हो गया तो वो फॉर्मूला कोका कोला को, क्योंकि उनके चारों के पास ही है। तो ये क्या है, ये है व्यापारीय रहस्य, ठीक है। तो ये है, ये एक व्यापारीय रहस्य, ये एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है। 6 हो गए। अब 2 कौन से है, तो किसान क्या करता है, अब देख लीजिए। हम थोड़ा किसान के अधिकारों के बारे में बात करें। तो किसान जब फसल आती है तो वो फसल से जो बीज रह जाते हैं, अच्छे बीज रख देते हैं, फिर वो नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो बीज है, ये जो उनका एक प्रोसेस है, वो उससे क्या हो जाता है, नेक्स्ट साइकिल में और अच्छा फसल आ जाती है। तो ये कंटिन्यूस करने की वजह से क्वालिटी, वो जो फसल है उसका क्वालिटी सुधर जाता है। उसकी वजह से हमको नया एक वैरायटी मिल सकता है एक ये फसल का। तो वो जो है उसको किसान प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको बोलते हैं किसानों के अधिकार, ठीक है। सिमिलरली ये जो साइंटिस्ट होते हैं, वो जो प्लांट्स या फिर पौधे हैं उसके साथ मॉडिफिकेशंस करके नया कुछ बना आविष्कार कर लेते हैं। तो हमको बाज़ार में रेड कलर का कैप्सिकम मिल रहा है, येलो कलर का कैप्सिकम मिल रहा है, राइट। तो ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज़ वो साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो उनकी जो मेहनत है उसको सहारने के लिए एक जो अधिकार हैं, तो उसको किसानों के अधिकार या फिर प्लांट ब्रीडर्स के अधिकार बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7वां प्रकार। और जो लास्ट है वो क्या है कि आप अगर मोबाइल ले लेते हैं और उसको ओपन करेंगे तो वो मोबाइल के अंदर जो सर्किटरी डिज़ाइन है, राइट, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन जो बोलते हैं, अर्धचालक की जो एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है, वो क्या है, एक अलग उसका प्रोटेक्शन है। उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, अर्धचालक लेआउट डिज़ाइन, ओके। तो वो और अर्धचालक सर्किट का डिज़ाइन है, तो उसको हम अलग प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देख लें तो मतलब ये सेमीकंडक्टर का, यू कैन जस्ट चेक दिस थिंग। देन देयर इज़ अ दूसरा जो हम बात कर रहे थे वो है व्यापारीय रहस्य, आप देख सकते हैं। एंड देन लास्ट वन दैट इज़ अ किसानों के अधिकार, और ये जो साइंटिस्ट है, जो प्लांट ब्रीडर्स है, उनके अधिकार, ठीक है। तो ये जब 8 प्रकार हैं, फिर से मैं बोल देती हूँ। पेटेंट आविष्कारों के लिए है, कॉपीराइट जो बोल दिया वो किसके लिए है, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, एक्सप्रेशन के लिए है। 1 वर्ड, 1 नंबर, 1 लेटर, ये क्या बोल रहा है, ये एक आइडेंटिटी दे रहा है, वो ट्रेडमार्क है। देन कार का डिज़ाइंस हमने देख लिया, वो क्या कर रहा है कि जो बाहर जैसे दिखने का, वो जो प्रोडक्ट है वो बाहर कैसे दिखेगा उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, उसको हम औद्योगिक डिज़ाइन बोल देते हैं। आगे जाके हम बोले कि भौगोलिक संकेत है, जैसे दार्जिलिंग टी या कोल्हापुरी चप्पल भौगोलिक संकेत है। देन हमने बात की
सेमीकंडक्टर मोबाइल के अंदर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट्स है उसके अंदर जो डिज़ाइन है, लेआउट है, उसका अलग से प्रोटेक्शन होता है, वो सेमीकंडक्टर। और फिर और क्या है, व्यापारी या रहस्य, मैंने कोका कोला का एग्जाम्पल दे दिया आपको। एंड और ये जो है क्रॉप का, वो क्रॉप का क्या है, किसानों के अधिकार या प्लांट ब्रीडर्स के अधिकार हैं। ठीक है, नाउ एक छोटा सा आप वीडियो देखेंगे। ये जो छोटी सी लड़की है, ये लड़की विशालिनी है। आप उसको देख लेंगे, उसका वीडियो। उसने क्या किया है, ये जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो ये बाढ़ में उसने 7 साल की उम्र में बाढ़ में उसमें देखा कि क्या हो रहा है बाढ़ की वजह से, तो उसने बहुकार्यात्मक जीवन बचाव एक घर बना दिया है। और उसमें अगर आप रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे बाढ़ में भी, तो उसने वो बना दिया है। तो जस्ट ये आप वीडियो इधर देख सकते हैं। विशालिनी एनसी, उम्र 6 वर्ष, तमिलनाडु से। इन्हें नवाचार के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। इन्होंने बाढ़ आपदा जीवन रक्षण का आविष्कार किया जो पानी में तैर सकता है। ये जो आविष्कार उसने किया, आकाश ने किया या विशालिनी ने किया, उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने प्रॉब्लम देख लिया उसके बारे में सोच लिया, लिख दिया, एंड बस उसी डायरेक्शन में वो काम करना चालू कर दिया। और उसका नतीजा क्या हो गया, आकाश ने एक गैजेट बना दिया, विशालिनी ने एक बाढ़ में हम रह सके ऐसा घर बना दिया। तो जो चैलेंजेस जो उन्होंने एक प्रॉब्लम देख लिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको उन्होंने एक सॉल्यूशन दे दिया। और वो जो सॉल्यूशन दे दिया उसको बौद्धिक संपदा अधिकार तहत प्रोटेक्ट करने के बाद, राइट, दोनों को भी और राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और दोनों का भी मतलब बाल राष्ट्रीय पुरस्कार जो रहते हैं उससे सम्मानित किया गया है। तो हमको बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है पता चल गया है अभी, और बौद्धिक संपदा अधिकार के 8 प्रकार क्या है वो पता चल गए हैं। ठीक है, अभी हम ये जो 8 प्रकार देखे उसमें से एक में फोकस कर लेते हैं, दैट इज़ अ पेटेंट। अब जब हम पेटेंट बोल लेते हैं तो क्या है, एकस्व अधिकार है वो पेटेंट, एकस्व अधिकार। तो कैसे हो जाता है, देखिए आप छुट्टी में क्या कर लेते हैं, दोस्त मिलके कुछ रोबोट बनाने का सोच लेते हैं, कर लेते हैं। मतलब बैठे बैठे आपने कुछ घर में कुछ गैजेट से उसको तोड़ दिया है, नया ही कुछ बनाने का कोशिश कर लेते हैं। एंड ये सब करने में क्या हो जाता है कि ये जो नया आविष्कार हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि आगे जाके उसका क्या करना है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये जो मुंबई में ये एक 6-7 बच्चे, उन्होंने क्या किया, 6वीं कक्षा से एक 12वीं कक्षा के वो बच्चे थे। ऐसे ही छुट्टियों में बैठे बैठे उन्होंने कुछ बनाने का सोच लिया, एक गैजेट बना दिया उन्होंने। और वो जो गैजेट है उसका यूज़ क्या था, सेस्मिक वेव्स, मतलब ये अर्थक्वेक आने से पहले कुछ कंपन आते हैं, तो वो कंपन नापने का मशीन बना दिया। तो ये जो मशीन है उन्होंने बनाया, तो उसके लिए 6ठी कक्षा का बच्चा है, मैंने खुद उसके लिए पेटेंट फाइल कर दिया है। ठीक है, तो आप भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या किया उन्होंने, आगे जाके क्या किया, IIT बॉम्बे में टेक फेस्ट होता है, उस टेक फेस्ट में उसका पेटेंट करने के बाद उन्होंने उसका पार्टिसिपेट किया उस कंपटीशन में, उनको फर्स्ट अवार्ड मिल गया था उसमें। फिर वहाँ रुके नहीं, वो वहाँ से जाके सिंगापुर में एक इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा था, वहाँ जाके उन्होंने वो प्रेजेंट कर दिया। तो एक आविष्कार जो उन्होंने कर दिया, खाली बैठे थे छुट्टियों के दिन में, वो आविष्कार की वजह से उनको इतना बड़ा रिकग्निशन मिल गया। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, पेटेंट कर दिया उसके लिए। अगर पेटेंट नहीं किया होता तो किसी ने भी उसको कॉपी किया होता, और ये जो उनका जो मेहनत है उसके लिए उनको ये सब अवार्ड्स नहीं मिलते। हाँ, तो हमको क्या करना है, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, देख लेते हैं हमको क्या करना है,
तो पेटेंट क्या है, तो आप भी सोच लीजिए, आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये उसके लिए पेटेंट उससे हो सकता है कि आप देख लीजिए इधर क्या लिखा है, इधर कि एक विशेष अधिकार है, पेटेंट एक विशेष अधिकार है। किसके लिए? तो आविष्कार के लिए। आविष्कार कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, कोई होम मेकर है वो कर रही है, कोई अनपढ़ पर्सन है वो कर रहा है। तो कोई भी आविष्कार कर सकता है। आविष्कार के लिए ऐसे नहीं कि कोई बड़े कंपनी के लैब में बैठ के कोई कुछ कर रहा है, कोई भी आविष्कार कर सकता है। बट हमको जानना है कि आविष्कार पेटेंट के लिए हम उससे पेटेंट करवा सकते हैं या नहीं। तो देख लीजिए अभी हम कैसे कर लेते हैं कि एक आविष्कार है, आविष्कार के स्वामी को ये अधिकार देगा। कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है। किसके लिए दिया है? उसको बोलना है एग्जैक्टली उसने क्या किया है, तो पूर्ण प्रकटीकरण करने के लिए। तो उसको लिख के देना है उसने क्या क्या किया है, ठीक है। और ये करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या दे देती है? भारत सरकार आपको क्या देती है? भारत सरकार मोनोपोली देती है 20 साल के लिए। मतलब 20 साल के लिए आपके पीछे जिसने बनाया है उसको पूछे बिना कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो बनाने के लिए और जिसको ये अधिकार मिला है वो क्या कर सकता है? वो उसको बना सकता है, उसको बेच सकता है, उसका खुद उपयोग कर सकता है, वो उसका विनिर्माण कर सकता है, राइट। वो विनिर्माण कर सकता है, उसे और कुछ बना सकता है, ठीक है। उसको बाहर के देश में बना के भारत के मार्केट में, भारत के बाज़ार में उसको बेच सकता है, ठीक है। तो ये सब अधिकार आपको कौन दे रहा है? भारत सरकार दे रहा है। एक विशेष अधिकार 20 साल के लिए आपको मिलेगा। और आपको पता चला कि आपका कोई आप यहाँ सपोज दिल्ली में बैठे हैं, महाराष्ट्र में उसको कोई कॉपी कर रहा है, उसको बेच रहा है, आपको बिना पूछे, तो उसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। आप उसके अगेंस्ट कायदा है, कायदे अनुसार उसको कोर्ट में उसका एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। बट आपको करने के लिए क्या करना है कि कुछ मानदंड पूरा करना पड़ते हैं। कुछ मानदंड है कि ठीक है आविष्कार तो कर लिया, बट वो आविष्कार के कुछ मानदंड आपको पूरे करने पड़ेंगे, तभी आपको भारत सरकार वो अधिकार प्रदान करेगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मानदंड क्या है कि 3 है मानदंड, आप देख सकते हैं। एक नवीनता है, एक औद्योगिक प्रयोज्यता है, और तीसरा क्या है? आविष्कारशील कदम क्या है। देख लेते हैं, मतलब ठीक है। नवीनता मतलब क्या? कि जो हमने बनाया है वो पूरे दुनिया में पहली बार बनाया है क्या, ठीक है। पहली बार दुनिया में, भारत में नहीं, हमको फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दुनिया में पहली बार बनाना है, तो वो नवीनता बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है? हमने आविष्कारशील कदम क्या लिया है, मतलब क्या कि मैं कर रही हूँ, मेरा दोस्त भी कर रहा है, हाँ, और सब मिलके ही कर रहे हैं, या फिर कोई मेरे साथ में, मैं तो एक स्कूल में हूँ, बट मैं ये अभी इसी समय कोई बड़ा कंपनी के एक साइंटिस्ट भी इसके ऊपर ही काम कर रहा है। तो हमको ये देखना है कि भाई मैंने जो किया है वो इन लोगों का जो सोच जाएगा उससे हटके है क्या, आउट ऑफ द बॉक्स है क्या। तो वो आविष्कारशील कदम एग्जैक्टली जो हमने लिया है वो ये मेरे डोमेन में, मेरे एरिया में जो काम कर रहे हैं उससे मैंने कुछ अलग किया है क्या। अगर हमने अलग किया है तो यस, हमारा दूसरा टेस्ट हमने पास कर दिया है। तो हमने कुछ नया बनाया है, उसका आविष्कारशील कदम है, जो एक दूसरा स्टेप है, दूसरा उसका मानदंड है, वो हमने पार कर दिया कि नहीं भी बहुत ही हटके है। और अभी हम मेरे जो दोस्त है उससे तो मेरा ये सोच बहुत ही अलग है। ये बड़ा साइंटिस्ट मेरे ही इसी एरिया में काम करे, बट उससे भी मैं अलग सोच रहा हूँ, और ये मेरा काम ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कर देगा। अगर ये हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ, तो वो हमने दूसरा स्टेप कर दिया। अभी तीसरा स्टेप क्या है? औद्योगिक प्रयोज्यता। मतलब जो मैंने किया है उसका यूज़ है क्या, वो मार्केट में अगर बाज़ार में जाता है तो उसका वैल्यू है क्या, कोई लेगा क्या उसको। हमको ये सोचना है कि उसका यूज़ है क्या मार्केट में। तो उसका क्या है? औद्योगिक प्रयोज्यता हमको देखना है। तो ये 3 मानदंड है। कौन कौन से? नवीनता है, आविष्कारशील कदम है, और तीसरा क्या है? औद्योगिक उसका प्रयोज्यता, ठीक है। तो हमने देखा था कि ये 3 मानदंड, और ये जो इसका पेटेंट का क्या है? विशेष अधिकार आविष्कार के स्वामी को दिया गया। और क्या क्या कर सकते हैं आप? उसको बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका विनिर्माण कर सकते हैं,
और आपको 20 साल के भारत सरकार क्या कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको पूरा अधिकार दे रहा है। भारत में जाके आप कुछ भी कर सकते हो। अगर किसी ने इसका यूज़ किया आपको बिना पूछे तो आप उसके ऊपर एक्शन कर सकते हो। तो ये जो आविष्कार आपने है, ये आविष्कार के लिए आपको पूरा भारत में आपको पूरा अधिकार दे दिया है, ठीक है। और ये मानदंड हमने देख लिए हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं, ठीक है। मुझे समझ में आ गया, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैंने देख लिया कि ठीक है ये 3 चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब कहाँ जाना है, किधर जाके मुझे अधिकार मिलेगा? तो भारत में 4 पेटेंट के ऑफिसेस हैं, ठीक है। कहाँ हैं आप देख सकते हैं, इधर दिल्ली में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है और मुंबई में है। ये 4 जगह पे हमारा पेटेंट ऑफिस है। आपको उधर जाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन खाली IP इंडिया लिख दीजिए, वेबसाइट ओपन हो जाएगा और वेबसाइट से आप उसका आवेदन जो रहता है वो आपको एक स्टेप बाय स्टेप जाना है। हम थोड़ी देर में देख सकते हैं कि वो कैसे करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो मेंटर है, आपके स्कूल में मेंटर हैं, उससे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा आगे चल जाते हैं ना, आप देख लीजिए कि कैसे कर सकते हैं कि ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, अभी ये 0 टाइम है मेरा। हाँ, अभी मुझे क्या हो गया, सडनली मुझे पता चला कि ठीक है मैंने तीनों मानदंड मैं पार कर सकता हूँ। नवीनता है उसमें, आविष्कारात्मक जो एक कदम लेना था वो मैंने ले लिया है और उसको औद्योगिक मान्यता भी हो सकती है। अभी मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया और मेरे पास डिटेल्स भी आ गए हैं कि कैसे करना है, क्योंकि हमको पूरा बोलना है ना। पेटेंट ऑफिस में जाएंगे, फॉर्म भरेंगे तो हमको पूरा देना है। तो जब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया है तो मैं क्या करूँगा, आवेदन पत्र भरना चालू करूँगा, वो सब पेपर में लिखूँगा। वो मेरा 0 टाइम है, वो मेरा कंप्लीट नहीं हो गया है अभी, ठीक है मैं थोड़ा और काम करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे आवेदन वो भर सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। 12 महीने उसके बाद आपके पास 12 महीने में काम कंप्लीट करना है आपको, वो पूरा आवेदन भरना है और वो आपको देना है, ठीक है। अगेन ऑनलाइन, आपको किधर भी जाने का ज़रूरत नहीं। 4 ऑफिसेस मैंने बोल दिया, बट आपको किधर भी जाने का ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू जस्ट, आपको खाली वो ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। अब आगे जाके और क्या करना है, पेटेंट ऑफिस क्या करेगा, 18वें महीने में आप देख सकते हैं इधर कि 18वें महीने में वो उसका प्रकाशन कर देंगे। प्रकाशन होगा तो क्या होगा, पूरा दुनिया को मालूम हो जाएगा कि ये आपका एक आविष्कार है, आप उसके लिए आपने उसमें क्या क्या किया है, ये पूरा दुनिया को मालूम हो जाएगा 18वें महीने में। उसके आगे क्या हो जाता है कि ये जो 31 मंथ जो हम बोल रहे हैं, 31 मंथ्स का बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, ये टाइमलाइन के बिफोर आपको एग्जामिनेशन का फ़ी, उसको जो आपने जो पेटेंट दे दिया है उसको कि एग्ज़ामिनर जो है, पेटेंट के जो अधिकारी हैं उसको चेक करेंगे। चेक क्या करते हैं, वो चेक करेंगे ये जो 3 मानदंड हमने देखे वो चेक करेंगे वो, और एक थोड़ा सा 2 चीज़ें होता है, एक सेक्शन 3 एक होता है वो, और एक सेक्शन 4 मतलब धारा 3 और धारा 4 पेटेंट का जो कानून है उसका वो देख लेंगे, उसमें फिट बैठ जाता है क्या देख लेंगे, और उसके लिए हमको फ़ीस देना पड़ेगा। तो वो फ़ीस हमको वो फॉर्म भरने के लिए 31 मंथ रहते हैं, ठीक है। तो वो हम पहले भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि पहले आपके दिमाग में वो आ गया, आपने वो सब मानदंड देख लिए, फिर आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे दिया, पूर्ण आवेदन आपने दे दिया, फिर 18 महीने के बाद वो प्रकाशन हो गया। 31 महीने के पहले आपने एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भर दिया है। अब क्या होता है, एग्ज़ामिनेशन का रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे हम पेपर लिखते हैं फिर हमको मार्क्स आ जाते हैं, वैसे ये एग्ज़ामिनर्स क्या करेंगे, वो चेक करेंगे और आपको कुछ क्वेरीज़ पूछ लेंगे, भाई ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ये आप ठीक कर दीजिए या हमको बता दीजिए हमको क्या आपका आविष्कार है। तो आपको वो एक चांस दे देते हैं कि भाई हमको बोल दीजिए क्या है करके। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक आपके पास एक पेपर आ जाएगा, उसमें सब लिखा होगा कि क्या क्वेरीज़ है, क्या उनको और क्या और जानना चाहते हैं आपके आविष्कार के बारे में, ठीक है। ये हो जाने के बाद अगर आपने उसका सही उसका दे दिया रिप्लाई, वो जो आपको जो क्वेरीज़ आ गए हैं उसका अगर आपने सही रिप्लाई दे दिया तो क्या हो जाता है, आपको पेटेंट प्रदान किया जाता है। तो 48 महीने में एक जनरल टाइमलाइन है,
बट आजकल अगर फास्ट आप पेटेंट चाहिए तो 7 महीने में भी पेटेंट मिल सकता है, 7 महीने में। ये तो एक नॉर्मल साइकिल मैंने बोल दिया है, बट 7 महीने में भी पेटेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप साइकिल थोड़ा देख सकते हैं, ये साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो समय का जो एक फ्लो है वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें गड़बड़ी हो गया तो आपका आविष्कार शायद और कोई यूज़ करेगा, या फिर अगर वो पूरा समाज में जाता है तो आपका प्रोटेक्शन आपको शायद नहीं मिल सकता। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो आप थोड़ा ये टाइमलाइन ध्यान में रख दीजिए, और एक आवेदन आपको देना है पेटेंट ऑफिस में, और आपको मेंटर के साथ, आपके शिक्षक के साथ, आपके टीचर के साथ बात करना है, ठीक है, ताकि वो आपको हेल्प करेंगे ये सब करने में। और मैंने बताया कि एक पेटेंट पेज एंड ब्रीन ने कर दिया, उससे खाली वो जो विश्वविद्यालय है उसको तो 3000 करोड़ मिल गए, बट आप देख सकते हैं पेज एंड ब्रीन आज अल्फ़ाबेट कहाँ पे है ना। तो एक पेटेंट है, और ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। अब मैंने आपको तो 6ठी स्टैंडर्ड के बच्चों का भी एग्जाम्पल दे दिया, उन बच्चों ने पेटेंट करवा दिया, तो अभी मतलब उनका पेटेंट है, टेकफेस्ट में उनका नंबर आ गया, इंटरनेशनल कंपटीशन में उनका नंबर आ गया, एंड दे आर प्रोबेबली वो ग्रेजुएट को लेके आगे जाके खुद का कंपनी बना सकते हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है उससे क्या हो जा सकता है कि एक पेटेंट, एक मैं थोड़ा सा कहानी आपको सुनाते हुए, वो पेप्सी का कैन अपने यूज़ किया है ना, तो उसका जो कैन है वो एक छोटे बच्चे ने ही बनाया है, और आपको पता है कि वो कैन के लिए पेटेंट है, और ये कैन कहाँ भी दुनिया में कोई भी यूज़ करेगा तो उसका 1 पेनी उसको मिलते हैं। तो आप देख लीजिए उसका मतलब एक आविष्कार का सही मायने में अगर आप उसको प्रोटेक्ट करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो कितना बड़ा ये अधिकार आपको कितनी बड़ी संपदा दे सकता है ना। तो अगर नहीं करते, आप पेटेंट नहीं करते हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब यूज़ करेंगे उसको। आपके पास कुछ भी नहीं है कि आप कोर्ट में जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आपने उसको क्या किया, अधिकार स्वरूप, पेटेंट स्वरूप नहीं किया है। तो नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते वो मामले में, ठीक है। तो इसीलिए पेटेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ध्यान में आ गया है आपको कि ये पेटेंट क्या है करके, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, आपको ये भी पता चला कि ये जो फाइलिंग है वो क्या महत्व है उसका, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया आपको ये भी समझा कि ये बौद्धिक संपदा अधिकार के 8 जो प्रकार है ये कौन कौन से हैं। फिर आपको ये पता चला कि ये दाखिल करने के लिए वो जो एक समय सीमा है वो क्या है, या फिर आपने ये भी देख लिया कि ये पेटेंट है कैसे दाखिल कर सकते हैं, कहाँ पे ऑफिस है, और क्या उसका महत्व है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा क्या है, ये भारत का मैप है। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हो कि छोटा छोटा जो फैब्रिक रहते हैं ना, हम कपड़े यूज़ करते हैं, वो राज्य के स्पेसिफिक कपड़े हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कश्मीर है तो पश्मीना शाल होगी, कांचीपुरम सिल्क आपको दिखाई देगा, या कोल्हापुरी चादर दिखाई देगी, या लखनऊ का वो लखनवी वर्क दिखाई दे देगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको 8 टाइप पता है ना, क्या क्या, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिज़ाइन, भौगोलिक संकेत, देन पौधों का निर्माण करने वाले वो जो अधिकार है, या किसानों के अधिकार हैं, व्यापारीय रहस्य है, और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेवल। मतलब क्या है कि आप अर्धचालक के जो सर्किट है उसका जो डिज़ाइन है उसका प्रोटेक्शन। 8 टाइप हमको प्रकार है, मालूम है। अभी आप क्या करेंगे, ये जो 8 टाइप्स है इसमें से कितने आपको ये मैप में आप लगा सकते हैं। है तो कपड़ा, एक फैब्रिक है, ये फैब्रिक में इसमें से 8 में से कौन कौन से बौद्धिक अधिकार लगते हैं, ये आप देख लीजिए, मतलब इधर, ठीक है। और एक बात मैं बोल दूं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा जैसे बोल दिया वो लिख दीजिए, फिर उसमें देख लीजिए मानदंड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फिर अगर हो रहा है तो आप थोड़ा पेटेंट के लिए जो टाइमलाइन है, समय सारणी जो दी है वो देख लीजिए, और उस हिसाब से
अपना खुद पेटेंट फाइल करने का, वो फॉर्म फाइल करने का, फॉर्म भरने का कोशिश कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा जानकारी मिल गया है थोड़ा सा अबाउट बौद्धिक संपदा अधिकार, और आप उसका सही यूज़ आपके खुद के रिसर्च के लिए, आपके खुद के प्रोजेक्ट के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन इधर ही हम ख़त्म कर लेते हैं। आगे और जानकारी लेने के लिए हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।